नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद अब हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं और 6 दिनों से जारी युद्ध में रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। और अब रूस की कोशिश यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। वहीं भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1500 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और भारत सरकार ने अब इस ऑपरेशन को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ले ली है। और इसमें अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि हर दिन के हिसाब से आप यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। पहली फ्लाइट 26 फरवरी से जब यह शुरुआत होती है, आप यूक्रेन के अंदर स्थिति तेजी के साथ बदलती चली जाती है, तो पहली फ्लाइट 26 फरवरी को भारत आती है। ये मुंबई के लिए पहली फ्लाइट होती है, दूसरी फ्लाइट दिल्ली के लिए जब आती है तो ये 27 फरवरी से एक बार फिर से तेजी के साथ यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को और लोगों को वापस भारत लाने के लिए कवायद तेज हो जाती है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये अलग अलग दिनों के हिसाब से जो 8वीं फ्लाइट है, क्योंकि हाल ही में जो फ्लाइट भारत के लिए रवाना हुई है, तो ये बेहद खास है कि ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे हुए हर एक भारतवासी को वतन वापस लाने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस सब के बीच में एक बड़ी जानकारी। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक और हमले में कई लोगों की मौत की आशंका इस बीच जताई जा रही है। कीव में भी धमाके की आवाजें सुनाई गई हैं और रिहायशी इलाकों में रूस का यह हमला लगातार जारी है। इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि रिहायशी इलाकों को इसमें निशाना नहीं बनाया जाएगा, टारगेट नहीं किया जाएगा जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन अब जो है परिस्थितियां हर दिन के हिसाब से जैसे जैसे बदल रही हैं, रूस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर साबित हो रहा है। और इसीलिए अब रूसी सेना जो है वो अब कीव को सीधे सीधे टारगेट कर रही है और साथ ही निशाने पर अब रिहायशी इलाके भी आ चुके हैं। ऐसे में कई हमले और कई इसमें मिसाइलों की जानकारी ये कि इससे बहुत हद तक जो रिहायशी इमारतें हैं वो इससे क्षतिग्रस्त हुई हैं। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक अब किया जा रहा है। हमले में कई लोगों की मौत की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। और इस बीच जानकारी यह भी कि भारतीय मूल का एक छात्र जिसकी इसी दौरान गोलीबारी के दौरान मौत हो गई है। यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ यूक्रेन। यूरोपीय यूनियन के सदस्यों ने मंजूरी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। हमने ईयू को चुनने की कीमत चुकाई है और अब यूक्रेन को चुनना है। वही जेलेंस्की के द्वारा दरअसल ये कहा गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है। और ये साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमने जो चुनाव किया, हमने जो चयन किया है, उसकी हमने ये इस दौरान बड़ी भरपाई की है। तो यूरोपीय यूनियन के सदस्यों ने इस दौरान मंजूरी दी है और इसी को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज की स्थिति बनी हुई है, उसमें पहली बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे जरूर बढ़ा, लेकिन वो वार्ता विफल रही है। तो यहां पर जेलेंस्की के द्वारा लगातार अपनी बातों को रखा जा रहा है। जेलेंस्की ने ये इससे पहले भी स्पष्ट किया है कि अब हम जो हमारे साथी जो देश हैं जो लगातार हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं अमेरिका के साथ दूसरे अन्य देश जिन्होंने हथियारों के सहयोग की अपील की है और हथियारों के जरिए यूक्रेन का साथ देने की बात की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अब आगे विश्व युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब अलग अलग दड़ों में यहां पर देश नजर आ रहे हैं। एक खेमा वो है जो रूस के साथ खड़ा हुआ है, दूसरा खेमा वो भी है जो अब यूक्रेन की जो मौजूदा वक्त में स्थिति बनी हुई है उसमें अमेरिका के साथ साथ जो और यूरोपीय संघ के जो दूसरे देश हैं वो भी इसमें नजर आ रहे हैं।
और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। राजीव रंजन साहब हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा बहुत स्वागत है सर आपका, और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आज मेजर जनरल हमारे साथ अनुज तोमर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ, और सबसे पहले मैं आपसे समझ रहा हूँ राजीव रंजन साहब कि आज की जो स्थिति है, आज के जो हालात हैं, वो कितने ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं। पहली वार्ता जो हुई बेलारूस में, कुछ निष्कर्ष तो उसका निकला नहीं है, लेकिन अब आगे इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जरूर सिचुएशन बहुत ही सीरियस होता जा रहा है, जहां तक कि हम देख सकते हैं। और रूस के लिए एक ये कहिए आन बान की शान की बात हो गई है। और जहां तक कि पहले खार्किव उसकी टारगेट थी, अभी तक वो उसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाया है। और जो सूचना मिल रही है, लगभग 64 किलोमीटर लंबी जो है उसकी काफिला सेना की, वो कीव की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसका जहां तक है एक अंदेशा था जो उसने एक लगाया था अपनी, तो जल्दी कैप्चर कर लेगा यूक्रेन को, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति वो कहीं सरेंडर कर देंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरह यूक्रेन उसको कर रहा है लेके वहां पर उतनी उनको एक टफ फाइट दे रहा है, वो रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। और जहां तक आप ये देखिए, बिल्टअप एरिया की लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। एक कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो फौज होती है, उसके लिए बिल्टअप एक अर्बन एरिया में लड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि एक वहां पर एक गुरिल्ला वॉरफेयर हो जाता है। क्योंकि स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं जहां पर की सेना जा नहीं सकती, और वहां पर जो है कहीं भी छुप के पत्थर हो, घर से हो, वहां से उसको अटैक किया जा सकता है। तो जिसमें कोलेटरल डैमेज और खुद जो अटैकिंग फोर्स की डैमेज है वो ज्यादा होती है। तो अभी तक जो हम हालत देखते हैं, तो कहीं न कहीं रूस का जो एक कोशिश है जल्दी से जल्दी वो कीव को कब्जा करे और यूक्रेन को जो है सरेंडर करने की मूड में लाए। ठीक है, भारत की इसमें आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जरा इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। अनुज तोमर जी, आपको मैं जरा जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले यूक्रेन में इस वक्त मुश्किल समय के अंदर कुछ छात्र अभी भी ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुछ छात्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से मैं उनका रुक कर लेता हूं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल यही है कि यूक्रेन के किस हिस्से में आप इस वक्त हैं और क्या वहां पर हालात हैं? आलोक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर। आलोक, कहां पर यूक्रेन में आप अभी हैं और क्या स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? जी सर, अभी हम स्लोवाकिया में हैं। यहाँ पर अली बाबा होटल है, हम उसमें रुके हुए हैं। और यहाँ पर करीब 200 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं। बाकी स्टूडेंट दूसरे हॉस्टल्स वगैरह में हैं। ठीक है, तो यूक्रेन में आप किस हिस्से में थे, क्योंकि अब तो आप बॉर्डर पर आ चुके हैं? जी सर, हम टर्नोपिल में थे। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी हमारी, उसी में पढ़ते थे हम। तो वहां से सर हम एक्चुअली बस करके पोलैंड गए, पोलैंड बॉर्डर तक गए सर। वहां पर हम रुके, काफी वहां का भयानक मंजर था। वहां पर करीब 1500 स्टूडेंट थे जो कि लाइन में लगे हुए थे। ना कोई मतलब शेल्टर था उनके लिए, ना कोई खाना था, ना कोई मेडिसिन थी। इवन एक नाइजीरियन स्टूडेंट की वहां डेथ भी हो चुकी है शायद कोल्ड की वजह से। और काफी लड़कियों के साथ वहां बदतमीजी करी गई है, और काफी लड़कों के साथ वहां, और वहां के जो यूक्रेनियन सोल्जर है उनका बर्ताव बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। तो यानी कि पोलैंड वाले बॉर्डर पर अभी स्थिति ठीक नहीं है। अभी जहां पर आप कह रहे हैं कि आप स्लोवाकिया में हैं, तो वहां पर खाने पीने का संकट तो नहीं है? क्या क्या अभी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या हैं अभी? जी सर, यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब तो सर एक ही चैलेंज है हमारे लिए, स्पेशली कि इंडिया कब पहुंचे। बाकी लोगों के लिए अभी भी चैलेंज है। कुछ लोग अभी भी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, हंगरी बॉर्डर पर, सेनेन बॉर्डर पर, क्या बोलते हैं, क्या पोलैंड बॉर्डर पर सर, रोमानियन बॉर्डर पर सर, काफी स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं। तो हम लोग उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं। जैसे हम लोग अंदर आ चुके हैं, बॉर्डर के पार आ चुके हैं, वैसे ही वही लोग बॉर्डर के पार आ चुके हैं। एक्चुअली पोलैंड बॉर्डर के हालात यहाँ तक गंभीर थे कि स्टूडेंट जब जा रहे थे तो पोलैंड वाले जो पोलैंड एम्बेसी थी वहां की, उन्होंने बोल दिया कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमारे पास अभी कुछ नहीं है। करीब 3 दिन पहले की बात है ये, और अभी तो शायद वहां जाने लग गए हैं। तो जब तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, और बहुत बहुत गलत बर्ताव था स्टूडेंट्स के साथ। हाँ, ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं। मैं जरा अनुज तोमर जी को भी जरा कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। अनुज तोमर सर, जरा इस चीज को समझाइए, क्योंकि अब जो छात्र, अब जिनको कह दिया गया कि कीव और आपको तमाम खार्किव जैसे इलाके जो है छोड़ करके आपको बॉर्डर की तरफ आना है, बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो कि अब बॉर्डर की तरफ आना शुरू भी हो चुके हैं। जैसे कि ये छात्र भी हैं स्लोवाकिया में, अब ये पहुंच चुके हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। और अब जैसे कि इनके द्वारा भी बताया गया कि बाकी और जो दूसरे बॉर्डर है वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ा संकट वहां पर शेल्टर को लेकर के है। ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, हजारों हजार वहां पर छात्र हैं,
खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के बड़ी चिंता है। सबसे पहले क्या एमबेसी को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है? जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, खाने पीने की जो संकट अभी बना हुआ है, सबसे पहले उसको दूर करना चाहिए क्या? देखिए, पहली बात तो मैं अनुज माथुर हूँ, तोमर नहीं हूँ। ठीक है, वो माफी। खैर वो मामूली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो बॉर्डर की परिस्थिति है, जैसे पोलैंड है या स्लोवाकिया है या मोल्डोवा है या हंगरी है, वो बॉर्डर में सिर्फ हमारे बच्चे नहीं है, वहां पर हजारों लोग हैं, हजारों शरणार्थी यूक्रेन से भाग रहे हैं। पूरे दुनिया के हर हिस्से के विद्यार्थी हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया आप लोगों को। तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। ये अभी आवश्यकता हमें ये है, अभी देखिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हमारे मंत्री लोग वहां पहुंच गए हैं। जो 3 दिन पहले परिस्थिति थी, अब उसके लिए तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, किंतु किंतु अब मेरा ये मानना है कि वहां सब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये हमको समझना है कि किस प्रकार से उन बच्चों को बॉर्डर पार करा करके इन 4 नेबरिंग स्टेट्स में लाया जाए और फिर वहां से किस प्रकार से इन बच्चों को वापस इंडिया फ्लाइट के द्वारा लाया जाए। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है, इससे बड़ा चैलेंज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो यूक्रेन के पूर्वी भाग में लोग हैं, बच्चे जो खार्किव में है या मारियोपोल में है, उन बच्चों को यहां तक पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, 1000 मील दूर है। हाँ। उसके लिए मेरे को जो अभी खबर मिली है वो ये है कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ संपर्क में है और वहां से खार्किव से लगभग 42-45 किलोमीटर दूर रूस का एक शहर है, वो अपने बच्चों को रूस की सरकार और रूस की सेना की मदद से वहां पर इवैक्यूएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि फिर वहां से उनको हवाई रास्ते से भारतवर्ष वापस लाया जा सके। क्योंकि मैं समझता हूं कि उस इलाके से जहां पर कि भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, उनको 1000 मील तक दूर ले जा पाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार लेने का प्रयास कर रही है और मैं समझता हूं कि ये भी अच्छी जल्दी से ये हो पाएगा। अनुज जी, मैं जरा वापस लौटता हूं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खार्किव के ऊपर रूसी हमला जो है वो लगातार किया जा रहा है और इसी से जुड़ी इस पीछे एक बड़ी जानकारी है और खार्किव में लगातार एयर स्ट्राइक होता हुआ नजर आ रहा है और ये रूसी हमला इस दौरान किया गया है। रूस के हमले में 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और खार्किव को अब निशाना बनाया गया है। तो इससे पहले कीव और तमाम दूसरे इलाके हैं, हालांकि इसको छात्रों के लिए जो एम्बेसी है उनके द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी, इन इलाकों को खाली करने के लिए, इन इलाकों से अब निकल जाने के लिए कह दिया गया था और इसीलिए अब खार्किव पर हमला भी किया गया है और एयर स्ट्राइक किया गया है रूस के द्वारा और खार्किव को अब निशाना बनाया जा रहा है। और चलिए जरा इसी को लेकर के आगे बढ़ता हूं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पे राजीव रंजन जी आपसे ले रहा हूं। एयर स्ट्राइक भी हो चुका है और इसीलिए बड़ी जानकारी, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय एम्बेसी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कीव और खार्किव को आप खाली कर दीजिए, वहां से अब निकल जाइए आप। जरूर देखिए, अगर रूस को यूक्रेन को सरेंडर कराना है तो इसे खार्किव को कैप्चर करना पड़ेगा और आप अगर उसकी लेआउट देखिए तो खार्किव जो है रूस की सीमा के सबसे नजदीक है और ये यूक्रेन का नंबर 2 शहर है। उसके बाद कीव जो है कैपिटल है, कहते हैं जब कैपिटल अगर फॉल हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है पूरी यूक्रेन जो है एक तरह से रूस के सरेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पर और अभी जिस तरह रूस ने वार्निंग दिया, जरूर वो फुल अटैक करना चाह रहा है, फुल असॉल्ट इसमें नहीं चाहता जो सिविलियंस का कैजुअलिटी हो, इसीलिए वो वार्निंग इशू कर रहा है जिसको खाली कर दें। क्योंकि जब भी अगर इस तरह से एयर स्ट्राइक होंगे, क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक होंगे, मार्किंग होंगे, तो उसमें सिविलियंस की भी जो है उसकी भी कैजुअलिटी होगी और वो रूस अवॉइड करना चाह रहा है, इसलिए वार्निंग इशू हो रही है जो वहां से खाली कर दे। जहां तक रूस की कोशिश होगी, जो भी स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल टारगेट्स हैं उससे पहले वो निशाना बनाएगा, उसको वो पूरी तरह ध्वस्त करेगा, जिससे कि यूक्रेन की फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो कमजोर होगी। लेकिन रूस के लिए चुनौती ये है, जो यहाँ पर रूस की जो है यूक्रेन की सेना डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि सेना के साथ सिविलियंस भी जो हथियार लेके वो रूस की सेना को मुकाबला कर रहे हैं, गलियों से, अपने घरों से, बाकी जगह से। तो वो एक रूस के लिए चुनौती है, वो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है अनुज माथुर साहब, जरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी ले रहा हूं, उसके बाद मैं जो हमारे साथ जो छात्र लगातार बने हुए कार्यक्रम में जरा उनका मैं रुख करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा अनुज जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन हुआ युद्ध और बहुत गंभीर परिणाम उसके देखने को मिल रहे हैं। अब रूस के द्वारा ये कहा गया है कि एटमी हथियारों का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं,
तो क्या ये सिर्फ एक महज धमकी भर शब्द हैं या फिर इसका इस्तेमाल करने के लिए रूस कोई भी कदम उठा सकता है? एक देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राजीव रंजन जी जो कह रहे हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। तो क्या जो भी उन्होंने कहा है वो मुझे मालूम नहीं है। आपने मेरे से ये प्रश्न किया है, यदि कुछ भाग इसमें मेरे उत्तर में उनका रिपीटिशन हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब जहां तक सवाल न्यूक्लियर बोगी का है, आप ये मैं न्यूक्लियर बोगी मैंने शुरू में कह दिया आपको, ये न्यूक्लियर बोगी है या ब्लफ है। ये जो न्यूक्लियर हमले की जो उन्होंने धमकी दी है, ये मेरे हिसाब से मात्र धमकी है। और ये धमकी जो है वो यूक्रेन को नहीं दी जा रही है, ना यूरोप में दी जा रही है, ये धमकी नाटो और यूएसए को दी जा रही है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि यदि कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा भी तो वो यूक्रेन में क्यों करेगा, और यूक्रेन में अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना है तो वो 10,000 15,000 मील दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण क्यों करेगा। यूक्रेन तो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर कीव है। तो ये बात आप मान लीजिए कि ये सिर्फ एक धमकी है, ये एक पॉस्चरिंग है, और ये सिर्फ एक धमकी भरे शब्द हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड के कुछ छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के 275 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है। इनमें कई छात्र भी शामिल हैं। 25 छात्र वापस उत्तराखंड लौटे हैं 275 में से, और फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार चलाया जा रहा है। और इसी ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कई छात्रों को जो है, कई लोगों को वापस अभी तक भारत लाया जा चुका है। जरा मैं वापस लौटता हूं और हमारे साथ लगातार छात्र भी इस वक्त मौजूद हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं, बॉर्डर पर अभी भी वो मौजूद हैं खाने पीने को लेकर के। हालांकि जहां पर वो हैं वहां पर अभी तक ऐसा कोई संकट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यूक्रेन से लगते हुए दूसरे जो देश हैं वहां के रास्ते अगर कोई भी छात्र आना चाह रहा है तो वहां पर खाने पीने की चीजों को लेकर के बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। क्या अभी तक और दूसरी चीजें एम्बेसी के जरिए आप संपर्क में है, बातचीत हो पा रही है? वापस आने को लेकर के अभी कुछ कहा जा रहा है, क्या गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं? तक्ष और आलोक जी सर, वापस आने के लिए कुछ बताया गया है एम्बेसी के द्वारा? सर वापस आने के लिए हमारा इंडियन एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं है अभी, ना यहाँ पर कोई वहाँ का मतलब वहाँ का एम्प्लॉय कोई आया है। पर हमें यहाँ की स्लोवाकियन इंडियन एम्बेसी से काफी मदद मिली है। उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया है, सारी मेडिसिन वगैरह जितना भी है। होटल में जो बच्चे परेशान थे वहां से यहाँ तक जो आए हैं उन्हें काफी कुछ प्रोवाइड किया है। जैसे वो वहां से सफर करते हुए आ रहे हैं, जैसे पोलैंड बॉर्डर के लिए हमें 35 किलोमीटर चलना पड़ा, वहाँ खाना नहीं था, मेडिसिन नहीं थी, -7 डिग्री टेम्परेचर पर हमें वहाँ पे रातें गुजारनी पड़ी। 2 दिन गुजारी सर हमने वहाँ पे। फिर हम हंगरी बॉर्डर गए, फिर वहां से स्लोवाकियन बॉर्डर आए सर। अभी शायद माना जा रहा है कल या परसों में हमारी टिकट हो सकती है फ्लाइट इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए वापसी के लिए रास्ता तैयार हो रहा है। हमारी उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द सभी जो फंसे हुए छात्र हैं उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यूक्रेन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत में भी लगातार हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। लेकिन अब